अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल अप टू डेट। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 8th क्लास जनरल साइंस चैप्टर नंबर 1 इकोलॉजी का लेक्चर नंबर 2। तो चलें जल्दी से कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास है इकोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस। Organisms in ecological communities interact with one another in 3 major ways which are as follows। सबसे पहले हमारे पास है predation। Consumers that actively hunt other organisms are called predators। अब predators कौन होते हैं? ऐसे consumers that actively hunt other organisms, जो किसी का शिकार कर रहे होते हैं खुद। The organisms upon which a predator feed is called prey। जिन organisms का वो शिकार कर रहे होते हैं उन्हें हम कहते हैं prey, मतलब शिकार। और a frog that eat an insect is a predator। frog जो शिकार कर रहा है उसे कहेंगे हम predator। The insect is the prey। जिस इंसेक्ट का वो उसने शिकार किया उसे हम कहेंगे prey। और predators का मतलब होता है शिकारी, शिकार करने वाले। Then है the frog itself is prey to other organisms such as snake and stork। अब वो कह रहे हैं जो फ्रॉग है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए शिकार बन जाएगा, जैसा कि स्नेक्स हो गए या फिर स्टॉर्क्स हो गए। द प्रीडेटर्स इन टर्न आर प्रे टू लार्ज कार्निवोर्स। द साइज ऑफ प्रीडेटर एंड प्रे पॉपुलेशन आर क्लोजली लिंक्ड। वो कह रहे हैं शिकार करने वाले और शिकार होने वाले दोनों की जो पॉपुलेशन है, आबादी है, वो एक दूसरे के साथ क्लोजली तौर पर लिंक्ड होती है। अ लार्ज प्रे पॉपुलेशन स्पोर्ट्स मोर प्रीडेटर्स। जितने ज़्यादा शिकारी होंगे उतने ज़्यादा क्या होंगे? शिकार होने वाले होंगे। देन है इफ़ अ प्रे पॉपुलेशन ग्रोज और श्रिंक्स। अगर शिकार होने वाले ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन, आबादी कम ज़्यादा होगी, द नंबर ऑफ प्रीडेटर्स में आल्सो चेंज एज वेल। तो जो शिकार करने वाले हैं उनकी भी आबादी कम ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हमारे पास है कंपटीशन। कंपटीशन अक्कर्स व्हेन 2 or more individuals or populations attempt to use the same resources of environment। वो कह रहे हैं कंपटीशन तब पैदा होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स या उनकी आबादी जो है वो एक ही तरह के रिसोर्स इस्तेमाल कर रही है इन्वायरमेंट के, जैसे फूड, वाटर, शेल्टर और सनलाइट। वी नो दैट एवरी इन्वायरमेंट हैज़ लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। जितने भी हमारे पास इन्वायरमेंट है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, वसाइल कम होते हैं। व्हेन 1 or more इंडिविजुअल और पॉपुलेशन यूज़ द सेम रिसोर्सेज। एक से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो सेम रिसोर्सेज, सेम वसाइल यूज़ कर रही होती है, दे बिकम लेस अवेलेबल टू अदर। तो वो रिसोर्सेज दूसरों के लिए कम हो जाते हैं। कंपटीशन कैन अक्कर अमंग इंडिविजुअल्स विद इन अ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के अंदर क्या है? कंपटीशन अक्कर होता है। द इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन जो इंडिविजुअल्स के दरमियान विद इन पॉपुलेशन कंपटीशन होता है उसे हम इंट्रास्पेसिफिक कहते हैं। और बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज़, अगर डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान कंपटीशन होगा तो उससे हम कहेंगे इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। देन हमारे पास है सिम्बियोसिस। रिलेशनशिप वेयर 2 स्पीशीज लिव टुगेदर क्लोजली इज कॉल्ड सिम्बियोसिस। ऐसा ताल्लुक जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा स्पीशीज़ एक ही जगह पर रहती हैं उसे हम कहते हैं सिम्बियोसिस। द टाइप ऑफ सिम्बियोसिस इन विच वन स्पीशीज गेट्स बेनिफिट while the other species is neither benefit or nor harmed is called commensalism। सिम्बियोसिस की आगे एक टाइप है कॉमनसेलिज्म। इसमें क्या है? एक स्पीशीज को फ़ायदा हो रहा होता है और दूसरी का ना तो नुकसान हो रहा होता है और ना ही उसका फ़ायदा हो रहा होता है। देन जैसे एग्जांपल है आगे, लिचन्स एंड स्मॉल प्लांट्स ग्रो ऑन द ट्रंक्स ऑफ बिग ट्री। वो कह रहे हैं जो बड़े दरख्तों के साए में जो छोटे छोटे पौधे उगाते हैं, जैसा कि लिचन्स हो गए, ये फंजाई या एल्जी लाइक होते हैं। तो जितने भी स्मॉल प्लांट्स हैं वो बिग ट्रीज़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते। दे गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ट्री। तो वो बिग ट्रीज से न्यूट्रिएंट्स तो ले रहे होते हैं। वाइल द ट्रीज गेट्स नो हार्म और बेनिफिट। जो बड़ा दरख्त है उसको ना तो कोई नुकसान हो रहा होता है ना ही उसको कोई फ़ायदा हो रहा होता है। ए सिम्बियोटिक रिलेशनशिप इन विच बोथ स्पीशीज गेट बेनिफिट कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। जिसमें दोनों स्पीशीज को फ़ायदा हो रहा होता है, उस सिम्बियोसिस की किस्म को हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। एन एग्जाम्पल इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फ्लावर्स एंड इंसेक्ट्स पोलिनेट्स दैम। जैसे कि फ्लावर्स और हशरातुल अर्ज़ की एग्जाम्पल दी हुई है उन्होंने कि ये आपस में पॉलिनेशन का अमल कर रहे होते हैं। द फ्लावर प्रोवाइड्स फूड टू द इंसेक्ट इन फॉर्म ऑफ नेक्टर।
फ्लावर अब फूड प्रोवाइड कर रहे होते हैं इंसेक्ट्स को इन फॉर्म ऑफ नेक्टर। इन रिटर्न द इंसेक्ट हेल्प इन क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स। इंसेक्ट किस चीज़ में हेल्प कर रहे होते हैं? ये पॉलिनेशन करवा रहे होते हैं एक फूल की दूसरे फूल के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पेशीज़ इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में किसी भी न्यू स्पीशीज़ का आ जाना। ओवर हंटिंग, माइग्रेशन, ओवर हंटिंग ज़्यादा शिकार करना, माइग्रेशन हिजरत करना, ये क्या है? फैक्टर हैं विच आर डिस्टर्बिंग द नेचुरल बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। जो कि नेचुरल बैलेंस होता है इकोसिस्टम का, उसको ये डिस्टर्ब कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। इस इम्बैलेंस को हम इकोलॉजिकल इम्बैलेंस कहते हैं। देन है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज़। द एंट्रिंग ऑफ अ फॉरेन स्पीशीज़ इनटू एनी एरिया कैन इम्बैलेंस द नेचुरल इकोसिस्टम। किसी भी एरिया में कोई बाहर से अगर कोई न्यू स्पीशीज़ आ गई है तो वो क्या ख़राब कर देती है नेचुरल इकोसिस्टम का बैलेंस। फॉर एग्जांपल इन द फिलिपाइंस में सम स्पेशल सच एज टोड एंड गोल्डन स्नेल वर इंट्रोड्यूस्ड। तो फिलिपाइन कंट्री में वो कह रहे हैं स्नेल्स, घोंगे और टोड न्यू स्पीशीज़ आई हैं। द पॉपुलेशन ऑफ दीज स्पीशीज़ वेंट अनकंट्रोलेबल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नेचुरल एनिमीज़। वो कह रहे हैं इनकी जो पॉपुलेशन है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, अनकंट्रोलेबल है, क्योंकि इनके जो नेचुरल एनिमीज़ हैं, दुश्मन हैं, वो कम हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ओवर हंटिंग। इज़ डिफाइंड एज रिलेंटलेस चेंज फॉर विल्ड और गेम एनिमल टू किल और कैच देम फॉर इकोनॉमिक और पर्सनल गेन और फूड। ओवर हंटिंग एक ऐसा अमल है जिसमें जंगली या शिकारी जानवरों को माशी या ज़ाती फ़ायदे के लिए पकड़ा जाता है। एक्सेसिव हंटिंग कैन काज एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी स्पीशीज़। वो कह रहे हैं अगर ज़्यादा शिकार होगा तो वो किस चीज़ की वजह बन सकता है? स्पीशीज़ की ख़त्म होने की, मादूम होने की। ओवर हंटिंग ऑफ वन एनिमल स्पीशीज़ काजेज़ एन अबंडेंस ऑफ अदर। वो कह रहे हैं अगर एक जानवर का शिकार ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है दूसरा जानवर जो है वो उसकी तादाद ज़्यादा हो रही है। हैंस लीडिंग टू एन इम्बैलेंस इन नेचुरल इकोसिस्टम एंड द फूड चेन। तो ओवर हंटिंग भी हमारे पास किस चीज़ की तरफ लीड कर रही है? इम्बैलेंस ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम और फूड चेन में। शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई है नेक्स्ट। ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन ऑफ आवर कॉन्स्टेंट नीड फॉर फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स द यूज़ ऑफ वाटर फ्राम वाटर बॉडीज़ हैज़ बीन इंक्रीज्ड। हमारी ज़्यादा आबादी की वजह से और हमारी ज़रूरियात फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स की जो हैं उसकी वजह से वाटर बॉडीज़ हैज़ बीन इंक्रीज्ड। तो पानी का इस्तेमाल बढ़ चुका है। दिस रिज़ल्ट इन लॉस ऑफ फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर जो है इस तरह से ख़त्म हो रहा है इन वाटर बॉडीज़, जो पानी में रहने वाली बॉडीज़ हैं उनका, रिवर, कैनाल, लेक्स एट्सेट्रा। पोल्यूशन इन वाटर बॉडीज़ इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू द फैक्ट्री वेस्ट। वो कह रहे हैं ना सिर्फ फैक्ट्री का वेस्ट पानी में आलूदगी का बाइस बन रहा है आबी जानवरों के लिए, बल्कि ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, इसके अलावा मोर डोमेस्टिक यूज़ ऑफ वाटर ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, आबादी में ज़्यादती के बाइस जो घरेलू इस्तेमाल का पानी है, आल्सो कंट्रीब्यूट टू द पोल्यूशन, आलूदगी का ज़रिया बन रहा है। एंड लॉस ऑफ फ्रेश वाटर इन वाटर बॉडीज़, और आबी जानवरों के लिए फ्रेश वाटर की कमी का बाइस भी बन रहा है। क्लाइमेट चेंजेस आल्सो इफेक्ट द वाटर सप्लाई इन आवर इन्वायरमेंट थ्रू फ्लड एंड ड्राफ्ट्स। हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी मौसम की तब्दीलियाँ होती हैं उससे भी वाटर सप्लाई इफ़ेक्ट हो रही है, जैसा कि फ्लड, सैलाब आ जाते हैं, या फिर ड्राफ्ट्स कहते हैं ड्राई वेदर को। तो ये चीज़ भी पानी की कमी का बाइस बन रही है। देन हमारे पास आ जाता है माइग्रेशन। माइग्रेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्राम वन प्लेस टू एन अदर। जानवरों या परिंदों की एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिली को हम कहते हैं माइग्रेशन, हिजरत कर जाना। दिस मूवमेंट चेंजेस द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस। एक जगह पे जितनी भी पॉपुलेशन है एक ऑर्गेनिजम्स की उसमें चेंज आ जाता है इस मूवमेंट की वजह से। द माइग्रेशन यूजली टेक्स प्लेस फॉर सर्च ऑफ फूड। हिजरत वो किस लिए करते हैं? खुराक की तलाश में, वाटर एंड शेल्टर, पानी की तलाश में, या फिर अपनी पनाहगाह या मस्कन की तलाश में। बर्ड्स माइग्रेट फॉर द सर्च ऑफ फूड। परिंदे हिजरत करते हैं खुराक की तलाश के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ग्लोबल वार्मिंग। माहौलियाती मसाइल जो हमारे पास हैं उनमें सबसे पहले हमारे पास है ग्लोबल वार्मिंग। सम गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर
कुछ गैसेस एटमॉस्फेयर में नेचुरली तौर पर प्रेजेंट होती हैं, जिनमें है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसका है फार्मूला, देन है मीथेन CH4, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन NO2, वाटर वेपर्स trap a part of the heat reflected by the earth causing increase in the atmospheric temperature। ये जितनी भी गैसेस हैं ये सारी गैसेस हीट को रिफ्लेक्ट करती हैं और माहौल का जो टेम्परेचर है उसको बढ़ा देती हैं। These gases are called ग्रीन हाउस गैसेज। इन गैसेज को हम ग्रीन हाउस गैसेज का नाम देते हैं एंड द फिनोमिना इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। और ये जितना भी प्रोसेस है इसको हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का नाम देते हैं। ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक बर्निंग ऑफ फ्यूल, इंसानी सरगर्मियाँ जैसा कि किसी भी फ्यूल का बर्न हो जाना। फ्यूल मीन कोई भी बर्निंग मटेरियल, पेट्रोल हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। ग्रीन हाउस गैसेज इज़ इंक्रीज्ड इन द एटमॉस्फेयर। ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं इस वजह से ज़्यादा हो जाती हैं माहौल में, एटमॉस्फेयर में। दिस स्पीड अप द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बढ़ता है। द इंक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इज़ इंक्रीजिंग द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ। जब ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का रेट बढ़ रहा होता है तो इसका मतलब है ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ रहा है। एज अ रिज़ल्ट द अर्थ इज़ गेटिंग वार्मर, के नतीजे में हमारी अर्थ जो है वो गर्म हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इस सारे अमल को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग द आइस इन पोलर रीजन एंड एट द माउंटेन मेल्ट एट अ ग्रेटर रेट। इसकी वजह से जितने भी आइस पोलर रीजन्स हैं, से पहाड़ जिन पर आइस होती है वो सारी आइस पिघलने लग जाती है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। दिस लीड्स टू राइज इन लेवल ऑफ सी वाटर विच क्रिएट्स फ्लड इन लो लेइंग कोस्टल एरियाज। वो कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग का एक नुकसान ये भी है कि पानी जो है समंदर में वो ज़्यादा हो जाता है और समंदर से नीचे जो इलाके हैं, लो कोस्टल एरियाज़ हैं, में सैलाब आ सकता है। द क्लाइमेट ऑफ मैनी रीजन्स ऑफ वर्ल्ड इज़ आल्सो चेंजिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से काफ़ी सारे रीजन्स का जो क्लाइमेट है, वेदर है, मौसम है, वो भी चेंज हो सकता है। द ग्लोबल वार्मिंग इज़ दस अ थ्रेट टू द लाइफ ऑन द अर्थ। सो हमारी ज़मीनी ज़िंदगी के लिए ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक तरह का ख़तरा है। नीचे ये इन्होंने एक डायग्राम के ज़रिए से भी इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग शो किए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ऊपर इन्होंने बॉक्स में बताया हुआ है ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ स्टॉप्स द अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन टू द अर्थ। एटमॉस्फेयर के ऊपर वाले हिस्से में एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं ओजोन लेयर, और ये कुदरती तौर पर प्रेजेंट होती है। इस ओजोन लेयर का काम क्या है, जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेज मतलब ज़्यादा ख़तरनाक शुआएँ आ रही हैं सन से जो कि हीट पैदा कर सकती हैं, तो इन रेज़ को, इन शुआओं को वो ज़मीन पर पहुंचने से बचाती है। सो सेकंड लेक्चर भी हो गया एंड किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो पे अच्छा रिस्पांस दिया करें, बहुत मेहनत से रिकॉर्ड होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।